Yes, students, welcome back. देखिए लास्ट टाइम हमने ग्रेजुएटी के बारे में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स का वीडियो जरूर देखा होगा और मैंने आपसे कहा कि ग्रेजुएटी जो है उसकी कर्ममुक्ति के लिए आपको क्या करना है, ये देखना है कि वह कर्मचारी अगर सरकारी कर्मचारी है तो उस स्थिति में ग्रेजुएटी जो है वो पूरी की पूरी क्या होगी, कर्ममुक्त होगी जितनी भी राशि मिलती है। परंतु वह सरकारी कर्मचारी के अलावा अगर अन्य कर्मचारी है तो ये देखा जाएगा कि क्या उसके ऊपर ग्रेजुएटी एक्ट 1972 अप्लाई होता है या नहीं होता है। यदि उसके ऊपर ग्रेजुएटी एक्ट 1972 अप्लाई होता है तो कर्ममुक्ति अलग तरीके से है, और अगर अप्लाई नहीं होता है तो कर्ममुक्ति अलग तरीके से है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ग्रेजुएटी, जिसमें ये आपको ग्रेजुएटी एक्ट अप्लाई होता है नहीं होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सबके लिए जो है वो पूरी बातें क्लियर हो जाएगी। और उसका मैंने आपको PDF भेजा है, फोटो भी भेजा है क्वेश्चन का, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर है, उसको आप देखें और लिंक मैं जो है वही व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डालूंगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सुने यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए। श्री महेश चंद कमेंस हिज सर्विसेज ऑन 1 जनवरी 1984। उसने सर्विस कब से ज्वाइन की है? 1 जनवरी 1984। His salary was fixed at ₹34,200 in the grade 31,500, 900, 49,500 with effect from 1 January 2018। 2018 से जो उनकी सैलरी थी उसका सिस्टम बताया गया है कि ये उनका सैलरी का सिस्टम था, राइट। और फिर आपसे कहा गया है he got 20% of his salary as DMS allowance and 5% as city compensatory allowance. He was sent to Paris on deputation for 3 months, where he was paid rupees 60,000 per month as an extra. As an extra allowances. He retired from service from 1st December 2019. He received rupees 9 lakh as gratuity. Calculate his gross income under the head salaries for the assessment year 2020-21. If he is, यहाँ कह रहा है कि यदि वो क्या हो, तो सबसे पहले कह रहा है वो आपको देखिएगा। सबसे वो कह रहा है पहले आपको कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दूसरा कह रहा है कि एक एम्प्लॉय इन अ कंपनी और एन एम्प्लॉय of Rajasthan University. In case of government employee and employee of Rajasthan University, assume that they have not yet been given the benefit of new pay scale under the provision of 6th pay commission. 6th pay commission के अकॉर्डिंग उनको अभी तक बेनिफिट नहीं मिला है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। 6th पे का बेनिफिट जो है वो अभी यहाँ यूज नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले बात करें कि ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो हमें देखो इसकी तीनों ही तरीके से टैक्सेबल इनकम याद करनी चाहिए। और वो कैसे याद करेंगे, तो मैं पार्ट जो है इसका ये और यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यहाँ एम्प्लॉय इन कंपनी
तीनों ही दशाओं में से बेसिक पे तो मिलेगा ही मिलेगा। अब सबसे पहले मैं आपसे यही बात करना चाहूंगा कि बेसिक पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए बेसिक पे का ये सिस्टम दे रहा है 34,200 रुपए में इनको फिक्स किया गया है कब 1 जनवरी 2018। जो हमारा यहाँ टाइम पीरियड होगा वह क्या होगा, तो फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन। फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन के लिए तो हम कहेंगे 1 मार्च 2018 1 मार्च 2019 to 29 फेब। देखिए फेब 29 का होगा, फेब 20, ये टाइम पीरियड चलेगा। और इस टाइम पीरियड में हमें इनकी क्या देखनी पड़ेगी, बेसिक पे वगैरह सब कुछ इस टाइम पीरियड के लिए देखनी पड़ेगी। तो यहाँ देखें चेंजेस कब आया है, 1 जनवरी 18 को इसको फिक्स किया गया है 34,200। 18,200 ऐड करें 3%, जो जे लगता है 6 पे कमीशन का वो कितना परसेंट, 3%, और 3% इसके अंदर बढ़ोतरी हो जाएगी। तो 3% का हो गया 6, 4 3 12 3 9 1,026 रुपये, जिसे कि राउंड ऑफ किया जाएगा किसमें, अगले 10 रुपए तक। तो अगले 10 रुपए तक राउंड ऑफ करने के लिए हमें जो है इसमें छब्बीस 2 35 226 34,200 पर को स्थायी किया गया है, और ₹900, अच्छा ठीक है 900 रुपए की स्केल रहेगी। जब ये कह रहा छठा वेतन आयोग नहीं लगा है, तो यहाँ ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसीलिए दिया गया है छठा वेतन आयोग नहीं लगा है क्योंकि छठे वेतन आयोग में 3% वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया था। उससे पहले ये 900 रुपए का जो इंक्रीमेंट था वो 900 रुपए का इंक्रीमेंट देकर के 35,100 रुपए, ये कब 1 जनवरी 19 की बात है। फिर मैं बात करूँ 1 जनवरी 20 की, तो 1 जनवरी 20 के लिए फिर वहां पर ऐड किया जाएगा कितना, 936,000, ये आ जाएगा 1 जनवरी 20। अब ये यहाँ पर 1 जनवरी 20 की जरूरत है क्या, तो ये रिटायर कब हुए हैं देखिए ध्यान से, 1 दिसंबर 19 को रिटायर हो गए, यानी ये वाला जो पोर्शन है इसकी हमें आवश्यकता ही नहीं। ये मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि 29 फरवरी तक का अगर पूरा ईयर लेना हो तो हमको इस तरह से कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पर ये ईयर कहाँ तक लिया है, तो 1 मार्च 19 से ये ईयर चालू हुआ और ये रिटायर हो गए 1 दिसंबर 19। तो दिसंबर 19 तक तो ये चला, क्योंकि 1 दिसंबर को 1 जनवरी के बाद 1 जनवरी को चेंज होगा, तो नवंबर 19 तक 35,100 रुपए कितना समय हो गया देखें आप, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 9 महीने यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। 9 1 9 5 45 और 4 27 4 31, ये इसकी बेसिक है। किसकी, नंबर 1 और नंबर 2। अब नंबर 2 की बात करूँ मैं, नंबर अब किसकी बात कर रहा हूँ, 2 की।
तो उनका जो मंथ चलेगा वो चलेगा 1 अप्रैल से 19 टू 1 दिसंबर 19। और यहाँ देखें 1 अप्रैल 19 से वही 35,100, परंतु नंबर ऑफ मंथ चेंज हो गए। 9 की जगह कितने आएंगे? केवल 8 ही आएंगे। मार्च हट गया है यहाँ से, और 8 1 8 5 4 24 और 4 2,80,800। देखो सबसे पहले ये बेसिक पे क्लियर होनी चाहिए। बेसिक पे अगर आपकी क्लियर नहीं होती है, गलत आ जाती है, तो गलत आने के बाद फिर आपको आगे समस्या ही समस्या रहेगी। बेसिक पे देखें यहाँ सेकंड कंडीशन में तो लिखेंगे 2,80,800, और फर्स्ट और थर्ड कंडीशन में लिखेंगे 3,15,900। ये 3,15,900। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट वो कह रहा है इनको डीए भी मिलता है, और डीए भी मिलता है वो 20% ऑफ बेसिक पे है। कह रहा है प्रशासन मूल वेतन का 20% महंगाई भत्ता इनको दिया जाता है। क्या ये सेवा शर्तों के अनुसार है? तो हमको ध्यान यही रखना है कि क्या ये सेवा शर्तों के अनुसार है। कहीं नहीं लिख रहा, कहीं रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन, पेंशन की कैलकुलेशन के लिए अगर ये यूज होता है तो फिर सेवा शर्तों के अनुसार, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिख रहा, इसलिए आप क्या कहेंगे कि दिए है और 40% बिल्कुल नहीं है। टैक्सेबल तो एवरेज है 20%, इसका भी 20% और इसका भी 20%। 63,180 और यहाँ भी 63,180 और यहाँ आ जाएगा 56,160। राइट, तो देखिए आप डीए तक का काम हो गया। डीए के बाद और इन्हें क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं? तो यहाँ ये कह रहा है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस भी मिलता है उनको। कितना? 5%। तो सीसीए 5% कैलकुलेट होगा, वो भी बेसिक पे होगा। आप सोच लीजिए, आप बेसिक पे गलत हो गई तो सब कुछ गलत है। 15,795 और यहां देखें 14,040। ये क्या हो गया? सीसी 5%। सीसीए के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है वो ये कह रहा है कि ये बाहर गए 60,000 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त भत्ता 3 महीने के लिए मिला, पेरिस भेजा। अब सुनिए ध्यान से, जब नियोक्ता खुद सरकारी कर्मचारी और कर्मचारी सरकारी हो और नियोक्ता क्या हो? सरकार हो, तो सरकार यदि किसी काम से आउट ऑफ इंडिया भेजती है और किसी प्रकार के भत्ते देते हैं तो वो टैक्स फ्री होते हैं। परंतु सरकार के अलावा अगर कोई भी भेजेगा तो वो टैक्सेबल भत्ते होंगे। तो यहाँ पर फॉरेन एक्स्ट्रा अलाउंस आउट ऑफ इंडिया, एक्स्ट्रा अलाउंस आउट ऑफ इंडिया। अब एक्स्ट्रा अलाउंस आउट ऑफ इंडिया कैसे? तो यहाँ देखिए सरकारी कर्मचारी है तो बिल्कुल फ्री है। 60,000 पर मंथ मिल रहा है 3 महीने का, 1,80,000 यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा और 1,80,000 यहाँ भी टैक्सेबल हो जाएगा। और इसके बाद आ जाता है ग्रेजुएटी। देखिएगा ग्रेजुएटी टैक्सेबल सीधा ही ले लेते हैं अपन, और उसके लिए हम मैंने कहा था आपसे कि कोई भी सरकारी कर्मचारी है तो ग्रेजुएटी क्या होती है? एग्जाम होती है, टैक्स फ्री होती है, तो कुछ भी नहीं आएगा। फिर बात करते हैं एक एक करके इस एम्प्लॉय पर और इस एम्प्लॉय पर। तो ये पहला वाला बात करते हैं यहाँ पर सेकंड नंबर। और ये एम्प्लॉय क्या है? एक कंपनी में कार्यरत है। देखिए कंपनी में कार्यरत है तो हमें ये मानना होता है कि इस पर ग्रेजुएटी एक्ट 1972 अप्लाई होता है। देखिए ग्रेजुएटी एक्ट 1972 तब अप्लाई होता है जब पूर्णकालिक 10 या अधिक कर्मचारी क्या हो? वहाँ पर कार्यरत हो। तो यहाँ ये माना जाएगा कि कंपनी की स्थिति में पूर्णकालिक 10 कर्मचारी से ज़्यादा यहाँ पर कार्यरत हैं, तो यहाँ पर ग्रेजुएटी एक्ट 1972 अप्लाई होगा। और अप्लाई होगा तो उस स्थिति में हम एग्जेम्प्ट, किस स्थिति में? सेकंड स्थिति में ग्रेजुएटी एग्जेम्पशन व्हिच ओवर इज लेस।
ध्यान दीजिए, जो इनमें से कम है, सबसे पहले एक्चुअल ग्रेजुएट नंबर मार्क्सिमम 20 लाख और एक्चुअल ग्रेजुएटी जो इनको मिली है 9 लाख रुपए मिली है। देखिएगा कह रहा है 9 लाख रुपए ग्रेजुएटी के बाद में सेवा मिली है 9 लाख, ये 9 लाख। और तीसरा देखिए, जब ग्रेजुएटी एक्ट 1972 लागू नहीं होता है तो 15 days for each year of service into average daily salary। यहाँ यही कैलकुलेशन है, 15 days फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस। अब यहाँ ईच ईयर ऑफ सर्विस के लिए हम देखेंगे कि इनको जो अप्लाई किया है 1 जनवरी 18 से आएंगे, कब से 1 जनवरी 1984 टू 1 दिसंबर 19। देखें जरा याद, जनवरी 84 से 84, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 91, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2000 तक तो कितने साल हो गए? 17 साल। तो 17 वर्ष तो ये हो गए। फिर 2000 के बाद 2019 जो है उसकी जनवरी तक कितने साल हो गए? 18 साल कंप्लीट हुए हैं। देखिए आप 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 कंप्लीट हो। 19 तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है अभी तक। 18 कंप्लीट हुए हैं, यानी 18 वर्ष कंप्लीट हो गए, बराबर 35 ईयर। अब मंथ्स कितने हो गए? तो दिसंबर में ये रिटायर हो गए, तो इनको 11 मंथ और उन्होंने सर्विस की, यानी 35 इयर्स 11 मंथ्स। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने कहा था आपसे कि ईच ईयर ऑफ सर्विस में हमको क्या करना है। यदि 6 महीने से प्लस जा रहे हैं तो उनको साल मानना है, 6 महीने तक 1 साल नहीं मानना है। तो यहाँ 6 महीने से ऊपर जा रहे हैं, 35 प्लस 11, तो 1 साल और जुड़ गया, तो कितने हो जाएंगे? 36 ईयर्स। अब एवरेज डेली सैलरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ मैंने आपसे बताया था डिवाइडेड बाय 26 होगा, क्योंकि ये माना जाएगा कि एक मंथ में 26 दिन होते हैं, 4 संडे छोड़ करके। और यहाँ जो कैलकुलेट किया जाएगा सैलरी का, वो क्या होगा? लास्ट मंथ में जो उसकी सैलरी थी, और डीए ऑलवेज जुड़ेगा, तो लास्ट मंथ में जो उसकी सैलरी थी, यहाँ बेसिक पे प्लस डीए ऑलवेज लीजिएगा। बेसिक पे कितना है तो मैं आपको 2 नंबर में कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो या बेसिक पे है 2,80,800 ना, हमें मंथली लेना है, मंथली लेना है, डेली के लिए पिछले मंथ की। तो पिछले मंथ की इसकी सैलरी क्या चल रही होगी? 35,100। तो यहाँ क्या 35,100 प्लस डीए क्या होगा? इस 35,100 का 20%, तो कितना हो गया? 20%, 351 का हो गया 702। तो 35, 7, 42, 120 और ये 42, 120। ध्यान दें, आपका कैलकुलेशन जो है 42, 120 इंटू 15 बटा 26 इंटू 15 इंटू 36। तो इसका जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो है आएगा 8,72,800। अब देखिए रिजल्ट कितना होगा? 8,72,800 या 20 लाख या 9 लाख, व्हिचएवर इज लेस। 8,74,800 एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें से 9 लाख में से बचा कितना?
25,200 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे 8,74,800 किसमें से 9 लाख में से। यहाँ लिखेंगे पूरा एग्जाम और यहाँ लिखेंगे कितना 25,200। अब ये सेकंड क्लियर हो गया, आपका टैक्सेबल आ गया। फिर इसी तरह से यहाँ ग्रेजुएटी का इसके लिए कैलकुलेशन थर्ड पोजीशन के लिए और वही ग्रेजुएटी व्हिचएवर इज लेस। अब यहाँ देखिएगा क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी इज नॉट ए कारखाना, फिक्चर नहीं होता है यूनिवर्सिटी, तो आपका जो 10 एम्प्लॉइज वाला सिस्टम होता है पार्ट टाइम फुल टाइम वो सब खत्म हो जाता है और ये सेमी गवर्नमेंट होता है या एडेड होता है या ऑटोनॉमस होता है। तो ऐसे में जो है वो ग्रेजुएटी एक्ट 72 अप्लाई नहीं होता है। तो ग्रेजुएटी एक्ट 72 अप्लाई नहीं होता है तो फिर हमें क्या करना है, व्हिचएवर इज लेस एक्चुअल ग्रेजुएटी कितनी 9 लाख। दूसरे नंबर पर फिर वही मैक्सिमम वाला मामला, मैक्सिमम लिमिट कितनी है 20 लाख। और तीसरे नंबर अब देखिएगा यहां हमको क्या करना है, हाफ मंथ फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर of service and average monthly। ये थोड़ा सा काम क्या हो जाएगा अलग, ठीक है ना। हाफ मंथ फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, कंप्लीटेड का मतलब जो पूरे हुए हैं, पूरे केवल 35 ही हुए हैं, 36वां वर्ष तो अधूरा रह गया है, तो 35 पूरे हुए हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 35 वर्षों के लिए हर वर्ष के लिए हाफ मंथ ले लेंगे और 35 वर्षों के लिए 17.5 मंथ हो गए इनटू। अब आता है एवरेज मंथली सैलरी। अब मंथली सैलरी जानने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ इसका जो सिस्टम होता है वो 10 महीने का औसत लेना होता है हमें, और 10 महीने तक यदि सैलरी नहीं बदली है पिछले 10 महीने तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखें आप कि सैलरी में कुछ बदलाव हुआ है क्या पिछले 10 महीने में रिटायरमेंट से, तो रिटायरमेंट से अगर मैं देखूँ तो पिछले 11 महीने तक सैलरी कोई रही है। देखो आप पीछे जाकर के जनवरी से ये सैलरी चल रही है 19 से, और यही सैलरी कहाँ तक चल रही है दिसंबर तक, यानी नवंबर तक जो है सैलरी मिली है 11 महीने तक, वो क्या मिली है 35,100 ही मिली है, यानी सैलरी में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो इंटू 10 करके अगर हम 10 का भाग देंगे तो वही सैलरी वापस आ जाएगी। एवरेज मंथली सैलरी कितनी आ जाएगी 35,100। क्यों? क्योंकि यहाँ बेसिक पे प्लस डीए इफ अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल आएगा। डीए इफ अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल, यहाँ पर सर्विस रूल के अकॉर्डिंग डीए नहीं है, क्योंकि कहीं नहीं कह रहा है वो कि ये सेवा शर्तों में कहाँ कहाँ जुड़ेगा, कैसे क्या होगा, कुछ नहीं कह रहा। तो हम इसे बिल्कुल बिना सेवा शर्तों के मानेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल नहीं होने के कारण डीए और कमीशन दोनों गायब हो जाएंगे। मंथली सैलरी लेनी है तो 10 मंथ का एवरेज करना है, तो 10 से सिमिलरली गुना होगी और सिमिलरली क्या होगा 10 से भाग हो जाएगा, 35,100 आ जाएगा। और इसका जो रिजल्ट आएगा वह रिजल्ट आ रहा है 6,14,250। तो यहाँ देखें आप 9 लाख माइनस 14,250, तो यहाँ आ गया 3,85,750। ये टैक्स है 3,85, सॉरी शायद जो 9 लाख है सर, 10 नहीं है 9 लाख है, 2,85,750। और इसे कहेंगे इनकम फ्रॉम सर्विस। वेरियस कंडीशंस में जो सैलरी होगी 3,94,875 टैक्सेबल होगी, टैक्सेबल नहीं सॉरी, अभी इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन और बढ़ेगा। ये तो ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी है 5,56,200 और अगर ये मिनिस्ट्री एम्प्लॉय है तो 8,60,625। ये ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी।
अब आपसे कहते हैं यहाँ पर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी चाहिए तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो और घटाकर आप टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी भी मालूम कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर करेगा कि व्हाट इज द ग्रेजुटी एंड हाउ मेनी circumstances arises for calculation of gratuity if the employee is a government servant, gratuity is totally exempted, and if the employee is private company's employee, then gratuity act 1972 apply, and the exemption of gratuity is the calculation by this method. And number 3, if he is a university employee where gratuity act 72 is not applied, then the method of exemption is by this method. Thank you very much.